हेलो। ये चल रही है क्रैशअप की एनसीईआरटी सीरीज जिसमें हम एक सिंगल वीडियो में सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैंने आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए एक धमाकेदार इंट्रो। ये रहा बिशो। क्रैशअप एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में मिलती है। प्लीज सपोर्ट करो क्रैशअप को ऐसा ही और धमाकेदार कंटेंट बनाने में। इसके लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर क्रैशअप@UPI पर डायरेक्टली डोनेट कर सकते हो। पेपैल या पेट्रियन लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है। आप किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। एक दुनिया ऐसी बनाते हैं जहाँ पर सभी को बेस्ट एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में मिले। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which of the following frequencies will be suitable for beyond the horizon communication using skywave? Horizon क्या होता है? Horizon जो मतलब हमें सामने तक दिखता है ना, कहाँ तक हम देख सकते हैं, जिसको क्षितिज बोला जाता है कि वहां तक हमें अर्थ में दिख रहा है। उसके बाहर हमें भेजना है, उससे बियॉन्ड उसके भेजना है। तो कैसे भेजोगे? हमारी अर्थ तो गोल होती है, यहाँ हम खड़े हैं, यहीं पर हमें होराइजन दिख जाएगा। उसके भी पीछे भेजना है तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर एक आयनोस्फीयर होता है। यहाँ से जाती है वेव्स, इस तरीके से आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती है और इस तरीके से आती है। उनको हम बोलते हैं स्काई वेव्स। अब स्काई वेव्स की कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो देखो, अगर यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा फास्ट है कि आयनोस्फीयर को भी वो पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाए, तो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के इधर नीचे नहीं आएगी। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं हम। तो फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? फ्रीक्वेंसी आप कम करोगे तो वेवलेंथ बड़ी हो जाती है। तो वेवलेंथ एक नंबर से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो हमारे पास एंटीना बनाने में प्रॉब्लम होती है। एंटीना साइज मस्ट बी एटलीस्ट λ/4। वेवलेंथ का 1/4 तो वो होना ही चाहिए। देख लेते हैं इस केस में वेवलेंथ कितनी आती है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 10 किलोहर्ट्ज, यानी कि 10 × 1000 हर्ट्ज। यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ आ जाती है लाइट की स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ आता है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁴, यानी ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर। अगर हम इस तरीके से भी एंटीना बनाना चाहें तो हमें कितना बड़ा एक एंटीना चाहिए होगा? हमें चाहिए 7.5 किलोमीटर लंबा एंटीना। तो ये तो हम बना नहीं सकते। बुर्ज खलीफा से भी बहुत ज़्यादा लंबी ये चीज़ हो गई। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट होता है 8.3 किलोमीटर लंबा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली बना पाना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा बना लोगे तो शायद वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर के नीचे आ जाए, पर उसे बना नहीं सकते। फिर आती है हमारे पास सेकेंड ऑप्शन, जिसके केस में हमारे पास जो वेवलेंथ आ जाती है वो आ जाती है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय ये है 10 मेगाहर्ट्ज, यानी 10 × 10⁶, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 30 मीटर। इसका एंटीना बनाना पॉसिबल है। 30 मीटर बनाया जा सकता है। पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1 गीगाहर्ट्ज, यानी कि 10⁹ ये वैल्यू आ जाती है 0.3 मीटर। और इसी तरीके से डी में आप देखोगे तो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाती है 300 माइक्रोमीटर। तो ये दोनों ही हमारे पास एंटीना बनाना पॉसिबल है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट होती है, इतनी ज़्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी होती है कि जो आयनोस्फीयर होता है उससे रिफ्लेक्ट होने की बजाय ये उसको पेनिट्रेट करके हमारे पास स्पेस में चले जाएंगे। तो उनसे हम स्काई वेव्स नहीं बना सकते हैं, उससे हम स्पेस वेव्स बना सकते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाता है बी इज द करेक्ट आंसर। Frequencies in the UHF range normally propagate by the means of ground wave, sky wave, surface waves, space wave। हमारे पास ये कौन सी है? UHF रेंज। UHF देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो ये 174 मेगाहर्ट्ज से अप्रॉक्सीमेटली 1000 मेगाहर्ट्ज। 1000 मेगाहर्ट्ज कितना हो गया? 1 गीगाहर्ट्ज। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो रेंज है, जो एक्चुअली हमें रेंज स्पेसिफाई की जाती है, वो UHF की होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.3 to 1 गीगाहर्ट्ज। ये इस तरीके से हमारी रेंजेस डिफाइंड है। और इस फ्रीक्वेंसी की जो वेव होती है वो एक्चुअली आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। तो ऐसे जो आयनोस्फीयर है अर्थ के बाहर, वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो हमें ये स्काई वेव्स नहीं मिलती हैं। तो वो एकदम स्ट्रेट ही जा सकते हैं। तो यहाँ पे सैटेलाइट लगा के आप इस तरफ वापस भेज दो, या फिर यहाँ से यहाँ पर भी आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि ग्राउंड वेव्स नहीं है। यहाँ पे आपको बड़ा टावर लगाना पड़ेगा हमारी अर्थ अगर इस तरीके से। तो एक लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है, और वो होती है हमारी स्पेस वेव्स। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी।
डिजिटल सिग्नल्स, अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनमें से कुछ ऑप्शन सही होंगे। तो पहले तो देख लेते हैं डिजिटल सिग्नल होता क्या है। हमारे पास टाइम के साथ कुछ वेरिएशन हो सकता है। यहाँ पर मान लो ये हमारा वोल्टेज है, तो वोल्टेज में हमारे पास एक लो वैल्यू होती है, एक हाई वैल्यू होती है। हो सकता है ये लो वैल्यू जीरो हो, तो उस केस में ये लो वैल्यू यहाँ पर सरक के आ जाएगी, ये जीरो हो जाएगा। पर देखते हैं डिजिटल सिग्नल कैसा होता है। इस तरीके से या तो हमारी वैल्यू जीरो लो पे होगी या हाई पे होगी, या तो लो पे होगी या हाई पे होगी, किसी भी टाइम पे या तो लो होगी या हाई होगी। बस हमें मोस्टली दो वैल्यूज मिलती हैं। इस तरीके से मोस्टली डिजिटल सिग्नल्स काम करते हैं। हो सकता है यहाँ पे आप एक मीडियम या कुछ अलग नंबर ऑफ स्टेप्स बना दो, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स फिक्स होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने 2 स्टेप बनाई है उसके बीच में कोई वैल्यू आ जाएगी। वैसा होता है हमारे एनालॉग सिग्नल्स में। इसमें देखो किसी भी टाइम टी पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। कभी ये वाली वैल्यू हमें मिलती है, इस टाइम पे हमें देखो ये वाली वैल्यू मिलती है। कोई स्टेप्स फिक्स नहीं है, हमें सारी की सारी वैल्यूज मिलती है। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा वाला आंसर सही है। डिजिटल सिग्नल्स डू नॉट प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज, दिस इज करेक्ट। डिजिटल सिग्नल में हमें या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा या फिर कोई और स्टेप मिलेगी, सारी की सारी वैल्यूज नहीं मिलती हैं। तो हमारा आंसर 1 करेक्ट हो जाता है। रिप्रेजेंट वैल्यूज एट डिस्क्रीट स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स में हमें आंसर मिलता है, जो कि करेक्ट है। कैन यूटिलाइज बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम क्या हो जाएगा 0 and 1। तो यहाँ पर एक्चुअली आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज 0, दिस इज 1। इनकी एक्चुअल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये 2 वोल्ट हो सकता है, ये 10 वोल्ट हो सकता है, उसके हिसाब से भी ये काम कर जाएगा। और आप बोलते हो कि जब भी 2 वोल्ट है तो हम उसको 0 बोलते हैं, 10 वोल्ट है तो उसको हम 1 बोलते हैं। बाइनरी सिस्टम यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये भी ऑप्शन सही है एंड ऑप्शन डी इज कैन यूटिलाइज डेसिमल एज वेल एज बाइनरी सिस्टम। अब डेसिमल का मतलब क्या हो गया, अभी तक वैल्यू आ रही थी या तो 0 आती या 1 आती, अब डेसिमल हो गया यानी कि 0.38954201, ये कोई भी वैल्यू मिल सकती है। ऐसा तो एनालॉग में होता है, हमें कोई सी भी वैल्यू मिल सकती है। डिजिटल में ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर में नहीं आएगा। और 1, 2 एंड 3 वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर। Is it necessary for a transmitting antenna to be at the same height as that of the receiving antenna for line of sight communication? लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, मान लो हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से, ये हमारी अर्थ है, अर्थ का कुछ कर्वेचर है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास ट्रांसमीटर है, ये अलग अलग दिशा में इस तरीके से अपना सिग्नल भेजता है, तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए यहाँ से इसकी लाइन ऑफ साइट मान लो यहाँ तक है, यहाँ पर भी हमारे पास एक रिसीवर हो सकता है, उसको भी यहाँ से सिग्नल्स मिल जाएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखो, इसकी तो हाइट कुछ और थी, इसकी हाइट तो हमने 0 ही रखी है, ये अर्थ की सरफेस पे था, तो अलग अलग हाइट्स भी हो सकती हैं। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ जाता है नो। और अब देखते हैं पार्ट बी। अ टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना इज 81 मीटर टॉल, ये हाइट 81 मीटर हमें दी हुई है। हाउ मच सर्विस एरिया कैन इट कवर इफ द रिसीविंग एंटीना इज एट द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पे यहाँ से यहाँ पर एक इस तरीके से आप पूरा का पूरा एक एरिया बना सकते हो, जिस पूरे एरिया में कहीं पे भी आप टीवी रख दोगे वहां तक सिग्नल जाएगा, बशर्ते बीच में यहाँ पर ऐसे घर ना हो। अगर बिल्डिंग्स होंगी तो सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा, तो वो सब हमें अज्यूम नहीं करना। ऑब्वियसली सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हमारी वो लाइन ऑफ साइट है जहां तक सिग्नल डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ पहुंच सकता है। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमें वैल्यू मिलती है r² प्लस dt का स्क्वायर, ये वाले का स्क्वायर प्लस ये वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू r प्लस h का स्क्वायर। यहाँ से आता है r² प्लस dt का स्क्वायर इज इक्वल टू r² प्लस h² प्लस 2rh। यहाँ पर r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास dt की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है अंडर रूट ऑफ h को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे h प्लस 2r, इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। और क्या आप जानते हो कि हमारे h की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है रेडियस ऑफ अर्थ से। h की वैल्यू थी मात्र 81 मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 64,000 किलोमीटर। तो इसीलिए h प्लस 2r को मैं अप्रॉक्सीमेटली 2r लिख दूंगा और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली अंडर रूट ऑफ 2rh। हमारे केस में अगर हम देखें तो dt की वैल्यू कितनी आ जाती है, अप्रॉक्सीमेटली वो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाइड बाई हाइट की वैल्यू 81 विच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 32.2 किलोमीटर। अब देखो ये वाली लेंथ आ गई 32 किलोमीटर, और क्योंकि ये एंगल बहुत ही छोटा सा होगा तो ये जो आर्क लेंथ आएगी, ये यहाँ पर जो हमें वो इस तरीके से कवरेज वाला सर्किल बनाना है, उसका रेडियस भी अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं आर्क लेंथ L
इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर थीटा, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा होता है, तो यहाँ पर आर टैन थीटा यहाँ पर क्या है, टैन थीटा आप यहाँ पे देखोगे थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर, तो ये हो जाता है डी टी अपॉन आर विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी टी। हमारे पास जो सर्विसेबल एरिया है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी पाई डी टी का स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये तो परफेक्ट सर्कल नहीं है, तो इस एरिया को आप क्या मानोगे, तो अर्थ के स्फेयर को जो स्फेरिकल उसका कर्वेचर उसको आप इग्नोर कर सकते हो, उसको अभी फ्लैट इस तरीके से आप मान सकते हो अप्रॉक्सीमेशन के लिए, फ्लैट एक सर्कल होगा वो। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 इंटू डी टी की वैल्यू है 32.2 इतने मीटर इसका स्क्वायर विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3257 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा सर्विसेबल एरिया आ गया। इतने एरिया में हमारे पास टीवी का सिग्नल जा सकता है। A carrier wave of peak voltage 12 volt is used to transmit a message signal. What should be the peak voltage of the modulating signal in order to have a modulation index of 75% या फिर 0.75? तो हमारे पास जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, AM अपॉन AC, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। तो सीधे सीधे हमें वैल्यूज रखते जाना है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू है 0.75 इज इक्वल टू पीक ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, हमारे पास AM हमें पता करना है, नीचे है 12 वोल्ट। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है AM इज इक्वल टू 12 इंटू 0.75 विच इज इक्वल टू 9 वोल्ट। 9 वोल्ट का हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होना चाहिए, बहुत सिंपल। A modulating signal is a square wave as shown in figure 15.14। तो ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। The carrier wave is given by CT is equal to 2 sin 8 pi t volt। ठीक है, तो हमारे पास कैरियर इस तरीके से कुछ होगा। Sketch the amplitude modulated waveform and what is the modulation index। बहुत अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर देख के हम क्या बता सकते हैं कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर है उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट। यहाँ पर देख करके हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वो कितना है, देखो या तो +1 होता है या -1 होता है, तो हम लिख सकते हैं AM इज इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ से मैं क्या ओमेगा पता कर सकता हूँ, यहाँ से देखकर मुझे ओमेगा पता है इसकी 8 पाई ओमेगा है। तो क्या मैं टाइम पीरियड ऑफ जो कैरियर वेव है उसकी वैल्यू पता कर सकता हूँ, हो जाती है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाय 8 पाई विच इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारा 1 सेकेंड है, तो ये हो जाता है हाफ सेकेंड और ये हो जाता है हमारा कितना, 1/4 ऑफ सेकेंड। इतना ही हमारा टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड सारे के सारे मार्क कर लेते हैं, ये। अच्छा ये था हमारा एम्पलीट्यूड 1। तो ये जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड तो 2 है, तो वो इससे भी ऊपर जाएगी, और क्योंकि ये साइन से स्टार्ट हो रही है और कोई फेज नहीं है इसमें, तो स्टार्टिंग 0 से होगी और 0 से होगी ऊपर तक जाएगी, नीचे तक आएगी, टाइम पीरियड है इसका 1/4। ये हमारी कैरियर वेव है। अब हमारे पास हमें तो कैरियर वेव का थोड़ी ना बनाना था, हमें तो स्केच द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हमारे पास एम्पलीट्यूड बदलता रहता है। तो हमारे पास A इज इक्वल टू AM प्लस AC, दोनों ही एम्पलीट्यूड को ऐड करो। तो यहाँ पर देखो इस जगह से लेकर के इस जगह तक इतने टाइम में हमारे पास जो कैरियर वेव है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड हमेशा सेम है, लेकिन ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड इस वक्त है, मान लो उसकी वैल्यू है 1। तो हमारे पास फर्स्ट हाफ में उसकी वैल्यू आ जाती है A इज इक्वल टू 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3, और सेकेंड हाफ में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एम्पलीट्यूड, यहाँ पर देखो इसको हम बोलेंगे ये -1 है, तो इसको हो जाएंगे -1 + 2। अब आप बोलोगे यहाँ पर एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, एम्पलीट्यूड तो उतना ही है, लेकिन ये साइन वेव नहीं है, इसको आप इस तरीके से मत देखो, आप उसको डायरेक्टली ऐड कर दो यहाँ पर। ऑलराइट, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है सिर्फ 1। तो अब हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जाने वाला है वो क्या होगा, इसी तरह की होगी, लेकिन इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू बदलेगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड तक हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी 3, फिर एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी 1 यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर 1 था, ये था 2, ये था 3, यहाँ 3 तक
हमारे पास वैल्यू आएगी इस तरीके से, सेकंड वेव भी इस तरीके से आ जाएगी, सेकंड पल्स उसको मैं बोल दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी सिर्फ 1। तो अब देखो हमारी किस्मत अच्छी है इस वक्त कि इसी पॉइंट पर आकर के हमारे पास वैल्यू 0 आ रही थी, है ना, यहीं पर आकर के सिग्नल ने अपनी वैल्यू चेंज करी, नहीं तो हमारी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाली वैल्यू आ रही है वो शायद डिसकंटिन्यूअस हमारा ग्राफ बन जाता। अभी क्योंकि 0 है तो अब एम्पलीट्यूड बदलने में मुझे उतनी दिक्कत नहीं होगी। ये बदल दिया और ये बदल दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अब हम फिर से एम्पलीट्यूड की वैल्यू 3 कर देंगे। अब फिर से एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर फिर से एम्पलीट्यूड की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो चुका है। देखो आप यहाँ पर ये जो वेव है इसका टाइम पीरियड उतना ही है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदली है, लेकिन कभी इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, कभी इसका एम्पलीट्यूड कम होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ है। क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वेव की तरह यही वाली वेव है और उसका एक तरीके से एनवलप किया हुआ है। यहाँ पर देखो ये एनवलप इस तरीके से किया हुआ है, ये वेव इस एनवलप के अंदर समाई हुई है, राइट। तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन काम करता है। अब आते हैं पार्ट बी पे, व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बहुत ही आसान, हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या होती है, AM अपॉन AC। एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वो था 1 और अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव वो था 2, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 50% या फिर 0.5। बहुत आसान था। For an amplitude modulated wave, the maximum amplitude is found to be 10 volt while the minimum amplitude is found to be 2 volt. Determine the modulation index mu. बहुत ही आसान सवाल है। देखो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ए की जो वैल्यू होती है उसमें हम लिख सकते हैं कि ए की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हो जाती है 10 वोल्ट, जिसकी वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसी तरीके से हमारे पास एक ए मिनिमम आ जाता है जिसकी वैल्यू होती है 2 वोल्ट, हमें दी हुई है कि वो आई थी, जिसकी वैल्यू आती है AC माइनस AM। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों से ही हमें पता चल जाता है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, है ना, तो हमारे पास 12 इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC आ जाता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि AC इज इक्वल टू 6 वोल्ट। और आपको और एक चीज़ पता चल जाएगी, किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर लो कि AM इज इक्वल टू 4 वोल्ट। बहुत ही आसान था। तो यहाँ से हमारे म्यू की वैल्यू आ जाती है, म्यू होता है AM अपॉन AC विच इज़ इक्वल टू 4/6 यानी कि 2/3, या फिर आप इसको बोल सकते हो 0.67 और 66.7%। बहुत ही आसान था। पार्ट बी देखते हैं, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ म्यू इफ द मिनिमम एम्पलीट्यूड इज 0 वोल्ट। मिनिमम की वैल्यू 0 कर दी है, मैक्सिमम अभी भी उतना ही है, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी A max is equal to 10 volt which is equal to AC plus AM. A min is equal to 0 volt which is equal to AC minus AM. यहाँ पर हमारे पास आ जाती है वैल्यू कि AC is equal to 5 volt and AM is also equal to 5 volt. यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू is equal to AM upon AC which is equal to 5 divided by 5 which is equal to 1 यानी कि 100%। तो ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन नहीं है, हमें इंश्योर करना होता है कि हमारी म्यू की वैल्यू 1 से अच्छे खासी छोटी हो, नहीं तो डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस ओनली द अपर साइडबैंड ऑफ एन AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज ट्रांसमिटेड बट एट द रिसीविंग स्टेशन देयर इज अ फैसिलिटी फॉर जनरेटिंग द कैरियर। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखते हैं। जब भी हमारे पास एक इस तरीके से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है ओमेगा m फ्रीक्वेंसी का, और एक जो कैरियर वेव होती है ओमेगा c फ्रीक्वेंसी की, तो जब इनका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है तो हमारे पास एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं जाती, एक फ्रीक्वेंसी का बैंड जाता है। कैसे जाता है, हमारे पास यहाँ पर होती है ओमेगा c और उससे थोड़ा कम यहाँ तक हो सकता है ओमेगा c माइनस ओमेगा m, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हो जाता है हमारा ओमेगा c प्लस ओमेगा m। इन फ्रीक्वेंसीज पे ट्रांसमिशन होता है, ये हमारा बन जाता है एक फ्रीक्वेंसी का बैंड, तो इसको हम बोल सकते हैं ये बैंड विड्थ हो गई। तो अगर ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है और अगला कोई और मान लो कहीं और एंटीना लगा है, उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी इतनी दूर है तो वहाँ उसका बैंड अपना आपस में वो खेल सकते हैं, उसके भी इस तरीके से दो स्प्लिट हो जाते हैं, एक रेंज आ जाती है।
और ये आपस में इंटरफेयर नहीं करते, इन दोनों के बीच में नेसेसरी गैप रखा जाता है, इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। तो हमारे पास एक हायर साइड फ्रीक्वेंसी होती है और एक लोअर साइड फ्रीक्वेंसी होती है। अब बोला जा रहा है ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस, या तो कुछ रहा होगा, इनके पास पावर कम होगी, एनर्जी कम होगी, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो ये कैसे किया जा रहा है वो सब चीज़ों में हमें नहीं जाना है, हमें तो क्वेश्चन बना दिया गया कि यहाँ से जो ट्रांसमिट होता है वो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम जाता है। अब देखो यहाँ पे जब रिसीवर है उसको रिसीव तो कर लेगा, रिसीव करेगा तो उसको क्या मिलेगा, यहाँ से जो भेजा था वही मिलेगा, यानी कि ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इसको यहाँ पर मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी से पता चल जाएगी। दूसरी चीज जो पता चलेगी वो है कि ओमेगा सी यहाँ से कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या थी, क्योंकि ये तो जिसने बनाया होगा स्टेशन उसने बताया होगा यहाँ पर कि यहाँ से ट्रांसमिट कराना है या रिसीव कराना है, दोनों उसी ने इंस्टॉल किए होंगे, तो उसने ये बता रखा होगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हमें ओमेगा सी भी पता है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम भी पता है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम यहाँ पर नहीं पता। अगर वो भी पता होता दोनों को ऐड करके आप डायरेक्टली ओमेगा सी निकाल सकते हो या ओमेगा एम निकाल सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो। अब सिर्फ इन दोनों का यूज करके हमें पता करना है कि कैसे हम हमारे जो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इसको रिकवर कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला है, शो दैट इट अ डिवाइस इज अवेलेबल विच कैन मल्टीप्लाई टू सिग्नल्स, है ना, देन इट इज पॉसिबल टू रिकवर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एट द रिसीवर स्टेशन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अब देख के लगता है यार दो नंबर है मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन दो इस तरीके से वेरिंग वोल्टेज आ रहे हैं, उसको आप कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो उसके लिए स्पेसिफाइड मशीनरी बनाई जाती है, कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें, मुझे नहीं पता कैसे काम करता है, पर ऐसी चीज़ होती है। तो हम मान लेते हैं कि हमें जो वैल्यूज मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, इन दोनों का कुछ मल्टीप्लीकेशन होगा। हम जो रिसीव करेंगे वो वाली वैल्यू होने वाली है ए कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। कॉस फंक्शन कहाँ से आया, तो आप साइन भी ले सकते थे, आप कॉस भी ले सकते थे। साइन और कॉस में सिर्फ π/2 का फेज डिफरेंस होता है। आपको चाहिए तो आप साइन लेकर के कैलकुलेशंस कर सकते हो, तब भी आंसर आपको सेम आने वाला है। आइडेंटिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। साथ में इस रिसीवर स्टेशन पे हमें ये ओमेगा सी और जो भी कैरियर वेव है उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। तो हमें पता है कि जो हमारे कैरियर वेव है उसकी है वैल्यू ए सी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। अब हमारे पास एक मल्टीप्लाइंग डिवाइस लगाई हुई है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगी। तो हमारे पास जो एक्चुअल आउटपुट निकलेगा उस मल्टीप्लायर डिवाइस से, उसकी वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम मल्टीप्लाइंग डिवाइस y इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी मल्टीप्लाइड बाय ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो कॉस के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये वाला आइडेंटिटी आप यहाँ पे लगा लो। यहाँ पर ए क्या चीज़ है, ये पूरा का पूरा हमारा ए है और ये पूरा का पूरा हमारा है बी। तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू ए और ए सी, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए और ये नीचे 2 आने वाला है। तो हमारे पास आ जाता है a इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो दिस माइनस दिस कर दोगे तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी टी, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ओमेगा एम टी। तो बचता है कॉस ऑफ ओमेगा एम टी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, दिस प्लस दिस कर दोगे तो हमारे पास बचता है कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास दो कॉस के फंक्शन आ गए जो कि ऐड हो रखे हैं और इनमें से एक की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। कौन सी वाली बहुत ज़्यादा है, ये देखो 2 ओमेगा से जो कैरियर वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। इसीलिए तो हम मॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं क्योंकि हमें हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट करना है। क्योंकि ये वाली फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आ जाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। हम एक लो पास फिल्टर लगा देंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी वॉइस में बहुत सारे फिल्टर्स लगा सकता हूँ। वैसे अभी हाई पास फिल्टर लगा दूँ तो आप सिर्फ हाई पिच की वैल्यू सुन पा रहे हो। अभी लो पास फिल्टर लगा दूंगा तो आपको फिर मोटी मोटी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इस तरीके से बहुत सारे फिल्टर्स आप लगा सकते हो। यहाँ पर इनको वैसे लिखना चाहिए था, इन्हें लिखा नहीं है। नाउ अप्लाई लो पास फिल्टर ताकि सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वाली ही पास हो पाए, हाई पास नहीं है, लो पास है। हाई वाली कट ऑफ हो जाएंगी तो ये वाली हम डिलीट कर सकते हैं। हम लिख देंगे ओमेगा सी इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन, मान लो ओमेगा एम
यूज अ लो पास फिल्टर टू रिकवर ओमेगा एम। साथ में यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड भी बदल गया है। जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड था, डायरेक्टली वो वाला एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन उसका कुछ मल्टीप्लायर ही होगा। और यहाँ से भी आप डायरेक्टली सिग्नल तो भेज नहीं देते, पावर इनपुट यहाँ से दिया जाता है, तो उसके कारण एम्पलीट्यूड में वैसे भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसको एम्पलीफाई वैसे भी कर दिया जाता है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर बदलता रहेगा, उसको हम फिर से करेक्ट कर सकते हैं किसी और तरीके से, लेकिन हम इस ओमेगा एम को रिकवर कर पाए, ये हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी था। इसी के साथ हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिए। कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। सारी की सारी एनसीईआरटी खत्म हो गई, आपको बहुत ज़्यादा अभी सुकून की सांस मिली होगी। साथ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके के और वीडियोस बनाने में मेरी मदद करो, सभी तक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री पहुंचाने में मेरी मदद करो। इसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, किसी भी UPI ऐप से, या फिर आप crashap@UPI पर भी डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट क्रैशअप, और हम मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में।